तो कल हमने डायमेंशनलिटी रिडक्शन को रिवाइज किया था और उसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग तकनीक है। अनसुपरवाइज्ड अपर्यवेक्षित यंत्र अधिगम तकनीक, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक। ठीक है, अब ये जो अनसुपरवाइज्ड है इसके उपयोग क्या है? एक तो डेटा विजुअलाइजेशन और साथ ही में वो प्री प्रोसेसिंग स्टेप की तरह काम करती है। किस लिए? प्री प्रोसेसिंग मतलब प्रसंस्करण चरण, प्री प्रोसेसिंग स्टेप के लिए काम करती है सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम के लिए, पर्यवेक्षित यंत्र अधिगम तकनीकों के लिए। ठीक है, अब ये सारी जो चीजें हैं मैंने बता दी। फिर हमने उसके बारे में देखा कि उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स है। तो फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर सिलेक्शन में आपको क्या होना चाहिए? डोमेन नॉलेज पर्याप्त होना चाहिए आपके पास में। और फीचर सिलेक्शन के बाद आपका फीचर एक्सट्रैक्शन या फिर इसे फीचर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें होता है कि आपका फीचर किसी न किसी अल्जेब्रिक मीन से, मतलब मैथमेटिकल मीन से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन की हमने बात की थी, तो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन की बात की और आईसीए और टीसीए की बात की, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस। तो हमारा जो आज का इंटरेस्ट है वो है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ये जो एल्गोरिथम है ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। एनी डाउट? ठीक है, ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन का एल्गोरिथम है। ठीक है, अब इसे हम लोग कैसे करेंगे? देयर आर द स्टेप्स, कई सारे स्टेप्स है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को करने के लिए। तो हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एल्गोरिथम देखेंगे और एल्गोरिथम के सारे स्टेप हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरा स्टेप है कोवेरिएंस मैट्रिक्स कंप्यूटेशन। तीसरा स्टेप है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कंप्यूटेशन या फिर कंप्यूटेशन ऑफ पर किसकी आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज निकालनी है? ऑफ अ कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो हमने कंप्यूट किया है। टू आइडेंटिफाई दी पीसी। पीसी एब्रीवेशन है प्रिंसिपल कंपोनेंट का। उसके बाद में फोर्थ स्टेप है आपका, फोर्थ स्टेप है आइगन
फीचर वेक्टर और फिफ्थ है रिकास्ट द डेटा along the principal component. Recasting. ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में ये कोई भी एल्गोरिदम की, यूजुअली मशीन लर्निंग की कोई भी एल्गोरिदम की बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेप होती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन में होता ये है कि आपका जो डेटा है वो कई सारे डिफरेंट वैल्यूज से बना होता है, कई सारे। तो स्टैंडर्डाइजेशन करना इसका मतलब है कि उस डेटा को किसी एक स्केल में लाके रख देना, ठीक है। तो एक स्केल में लाके रखना ये है आपका स्टैंडर्डाइजेशन, और ये आपकी एक जिसे बोलेंगे कि सब स्टेप ऑफ अ पीसीए प्री प्रोसेसिंग है। तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या हो रहा है यहाँ पर कि जितने भी आपके वेरिएबल्स है, आपके वेरिएबल्स का मतलब क्या है? फीचर्स का मतलब है डायमेंशंस, ठीक है। तो जितने भी आपके वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, और इसे एक स्केल में लाके रख देते हैं। ऑल द वेरिएबल्स विल बी ट्रांसफॉर्म टू द सेम स्केल। अब दूसरा स्टेप था कि कंप्यूटेशन ऑफ अ कोवेरिएंस मैट्रिक्स। अब कोवेरिएंस मैट्रिक्स के कंप्यूटेशन के पहले हम लोग देखेंगे कि कोवेरिएंस का मतलब क्या होता है। कोवेरिएंस, अब वेरिएंस का मतलब क्या है? वेरी करना मतलब इट इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो वेरिएंस अगर ज्यादा है, ठीक है, हाई वेरिएंस है, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि ये ज्यादा रिलेटेड नहीं है। अगर डिफरेंस ज्यादा है तो रिलेटेडनेस कम है। आर्यवर्धन में जैसे कि आप दोनों पहने हैं, एक ने ब्लैक पहन लिया, एक ने व्हाइट पहन लिया, कितना बड़ा वेरिएंस है, दोनों अपोजिट, ठीक है। अब ये जो वेरिएंस है ये आपको क्या बताता है? हाई वेरिएंस का मतलब है हाई डिफरेंस, लो वेरिएंस का मतलब लो डिफरेंस, राइट। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स कंप्यूट करना ये ऐसा है, ये ऐसी टेक्निक है, इट इज वेरी मैजिकल। आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मैट्रिक्स में हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऐसी डायमेंशंस के वेरिएंस को कैलकुलेट करती है, और डायमेंशंस के कैलकुलेशन के बाद में उस कोवेरिएंस मैट्रिक्स से ये पता चलता है कि कौन सा डायमेंशन कितना सिमिलर है। आर्यवर्धन में जैसे आप तीन बैठे, तीन लोग तीन डायमेंशन, तो मैं बोलूंगी कि भैया आपकी कलर जो है वो आपके डेटा पॉइंट्स है, जो कलर आपने पहना है। तो डेफिनेटली ऋतिका साठोने ने पहना हुआ और इनका वेरिएंस ज्यादा है। अब मैं आपकी कोवेरिएंस मैट्रिक्स कंप्यूट अगर करती हूँ तो मुझे ये रिलेशन पता चलता है कि भैया प्रशांत का जो लाइट कलर है, इन्होंने पहना लाइट कलर है, दे आर वेरी क्लोज। अगर आपका जो कलर वाला डायमेंशन क्लोज है तो क्यों ना मैं इन दोनों की जगह पे एक ही बना देती हूँ। तो क्या हो रहा है, अभी तीन की जगह दो डायमेंशन बन गए, क्योंकि वेरिएंस आपका कम है। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स इस तरीके के
कॉन्सेप्ट्स को हमें बताता है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन का टेक्निक है, तो वो इसी तरीके से धीरे धीरे डायमेंशन को रिड्यूस करता है। पर इसके पहले हम लोग कोवेरिएंस मैट्रिक्स को देखेंगे और फिर उसके बाद में देखेंगे कि प्रिंसिपल कंपोनेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक बात ध्यान में रखो कि प्रिंसिपल कंपोनेंट को कैलकुलेट करना मतलब ये है कि जैसे 3 डायमेंशन है आपके डेटा सेट में, 3 डायमेंशंस है तो आपके पास 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट होंगे। 10 डायमेंशन है तो 10 होंगे। ध्यान में 5 डायमेंशंस है तो 5 होंगे। ठीक, तो कंप्यूटेशन ऑफ कोवेरिएंस मैट्रिसेस की तरफ बढ़ेंगे। अब कंप्यूटेशन ऑफ कोवेरिएंस मैट्रिक्स में है कि आपका लेट अस से P by P is a covariance matrix, covariance matrix। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? याद आ रहा है? चलो ठीक है, अभी याद आ जाएगा, मैं बता देती हूँ तो फिर फट से याद आ जाएगा कि ये सिमेट्रिक क्या है। तो ये P by P कोवेरिएंस मैट्रिक्स विच इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें कि आपका जो P है ये क्या बताता है? ये बताता है आपका नंबर ऑफ डायमेंशन, नंबर ऑफ डायमेंशन। मान लो 3 डायमेंशंस है तो क्या होगा आपका कोवेरिएंस मैट्रिक्स? कैसे बनेगा? 3 by 3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं। कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जिसमें P इज अ डायमेंशन, डायमेंशन की वैल्यू 3 है तो 3 by 3 मैट्रिक्स आपका बनेगा, कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनेगा। अब अभी देखो कि यहाँ पर जैसे मैंने 3 by 3 का उदाहरण लिया, इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा है 3 डायमेंशनल डेटा है। 3 डायमेंशनल डेटा है तो लेट अस सपोज उस डायमेंशन के हम लोग नाम लेके बोलते हैं कि x, y और z, x, y और z। अब हमें ये 3 by 3 मैट्रिक्स और x, y, z डायमेंशंस है। अब 3 by 3 मैट्रिक्स हमें बनाना है, मतलब कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाना है। तो हम बहुत ज्यादा वो मैट्रिक्स अलजेब्रा में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझनी है। तो आपका जो 3 by 3 वाला कोवेरिएंस मैट्रिक्स आएगा वो इस तरीके से आएगा। देखो COV मतलब कोवेरिएंस ऑफ x by x by x, ठीक है। फिर कोवेरिएंस ऑफ XY, कोवेरिएंस ऑफ XZ। समझ में ये बात कैसे लिखा मैंने? फिर यहाँ पर कोवेरिएंस ऑफ YX, हाँ यस, YZ। अब इसके बाद में आपको बताना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है। कोवेरिएंस ऑफ ZY, कोवेरिएंस ऑफ ZZ दिख रहा है? तो इससे कोई गेस कर सकता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो सकता है? ZZ डायगोनल, हाँ इसका मतलब सिमेट्रिक होता है। फिर हाँ बताओ। 3:3। हाँ थोड़ा सा एक जो पहली स्टेप है ना वो आपकी सही है। अब दूसरे स्टेप का मैं हिंट देती हूँ। अब यहाँ आपने देख लिया ना कोवेरिएंस मैट्रिक्स के लिए XX, YY और ZZ ये डायगोनल सेम है। तो यूजुअली जब हम कोवेरिएंस ऑफ x, x की बात करते हैं तो इट इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। जब कोवेरिएंस ऑफ x, मतलब x, x का मतलब क्या है?
उसी डायमेंशन को उसी डायमेंशन से हम लोग कोवेरिएट कर रहे हैं, तो कोवेरिएंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर और दैट पर्टिकुलर डायमेंशन इज गोइंग टू द वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, ये सारी चीजें मैथमेटिकली प्रूव है, अभी हमें बहुत जाना नहीं 11th-12th में। तो कोवेरिएंस ऑफ x, x मतलब वेरिएंस ऑफ x। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं कोवेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y, कोवेरिएंस ऑफ z, वेरिएंस ऑफ z। अब ये एक प्रॉपर्टी हो गई कोवेरिएंस मैट्रिक्स की। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दी कोवेरिएंस जो है या फिर जो वेरिएंस हम लोग कंप्यूट करते हैं, इट इज कम्युलेटिव। कम्युलेटिव है, इसका मतलब क्या है, कोवेरिएंस ऑफ सपोज x, y है, इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ y, x। अब बताओ सिमेट्री का मतलब क्या है? सिमेट्री का मतलब ये है कि डायगोनल के बोथ द साइड्स आर बैलेंस। अब देखो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, एज द कोवेरिएंस इज हैव अ कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, एक्स वाई को हम लोग वाई एक्स बोल सकते हैं, दे आर ऑल इक्विवेलेंट, बोथ द कोवेरिएंस इज इक्विवेलेंट। अब देख सकते हैं यहाँ पर कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, कोवेरिएंस ऑफ वाई कमा एक्स। वैसे ही कोवेरिएंस ऑफ एक्स जेड, कोवेरिएंस ऑफ जेड एक्स, कोवेरिएंस ऑफ वाई जेड, जेड वाई। तो डायगोनल के बोथ द साइड्स आर सेम, तो हम क्या कहेंगे, सिमेट्री मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स हमने जस्ट कंप्यूट करके, कोवेरिएंस पॉजिटिव है तो आपका जो वेरिएबल है, हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच में कोवेरिएंस कंप्यूट कर रहे हैं, तो आपका जो वेरिएबल है अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, पहला घटता है तो दूसरा भी घटता है, दे आर पॉजिटिवली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब ठीक निगेटिव अगर है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आई बात? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर कोवेरिएंस आपका पॉजिटिव है तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ ऋतिका, ऋतिका समझ में आ रही बात? तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि जो टू वेरिएबल्स के बीच में हम लोग कोवेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। और ये निगेटिव है तो क्या होगा, वन इंक्रीज तो अदर डिक्रीज। तो हम इसे बोल सकते हैं कि दे आर कोरिलेटेड। ठीक है, पॉजिटिव है तो कोरिलेटेड है और निगेटिव है तो इनवर्सली कोरिलेटेड। अगर कोरिलेटेड है, मैं बोल सकती हूँ कि अगर हाईली कोरिलेटेड है तो डायमेंशन को लेके आप क्या कंक्लूड करना चाहेंगे? अगर हाईली कोरिलेटेड है इसका मतलब ये है कि दे हैव रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। रिडंडेंट का मतलब जो कि जरूरत की नहीं है, जो कि जरूरत नहीं, हाईली रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। देखो कोरिलेटेड है इसका मतलब ये है कि उनके बिहेवियर सेम है, उनके बिहेवियर सेम है, मतलब ऐसा है कि चाहे आप एक से ही काम चला लो तो भी ठीक है,
बाकी लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, तो जो बाकी इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट कर रहे हैं वो रिडंडेंट है, विच इज नॉट नीडेड फॉर कंप्यूटेशन। आ रही बात ध्यान में? तो कोरिलेटेड या फिर हाईली कोरिलेटेड है तो दे हैव रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, नॉट नीडेड। और अगर आप कोरिलेटेड लेस है तो both the entities are सेम नहीं है, ज्यादा सेम नहीं है। ज्यादा सेम नहीं होने के कारण क्या होगा कि आपके बोथ वेरिएबल्स कंटेन इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट डिफरेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिमिलर नहीं है। तो देखिए प्रिंसिपल कंपोनेंट है, इट इज अ सेट ऑफ वेरिएबल, set of variable that are constructed as a linear combination or mixture of the initial variables। तो मैंने जैसे बताया कि 10 डायमेंशनल डेटा है तो कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट होंगे? 10। 5 डायमेंशन डेटा है तो प्रिंसिपल कंपोनेंट होंगे 5। और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं तो वो जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो दे आर नथिंग बट द सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन और अ मिक्सचर ऑफ इनिशियल वेरिएबल्स। अब इसमें एग्जैक्टली हमें ये समझना है कि सी हियर, ये मैं एक डायग्राम निकाल लेती हूँ यहाँ पर। अब 10 डायमेंशनल डेटा है ऐसा समझ के चलते हैं, तो हमारे पास टोटल 10 प्रिंसिपल कंपोनेंट होने चाहिए। तो ये जो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो इस तरीके से होगा, दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट इस तरीके से होगा, तीसरा इस तरीके से। ये 2 डायमेंशनल में मैं बता रही हूँ। अब इस फिगर से आपको एक गेस तो आ ही सकता है कि जो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो सबसे बड़ा है दिखने में, दूसरा छोटा है। इसका मतलब क्या है? पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, दूसरे में उससे कम है। मतलब जो पहले वाले में है वो उसमें नहीं है, जो एक्स्ट्रा पहले वाले में। कौन सी? मान लो यहां तक की ये नहीं है इसमें, सेकंड में, वैसे ही थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो आखिरी वाला प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसमें इंफॉर्मेशन बहुत कम है। आरी बात ध्यान में, ये जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे? 10 डायमेंशंस है तो कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट को समझो पहले कि 10 डायमेंशंस है, हमारे पास कितने कंपोनेंट्स तैयार होने चाहिए? प्रिंसिपल कंपोनेंट 10 कंपोनेंट्स तैयार होने के बाद हम इसे फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, ठीक है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन अप टू 10 करेंगे। अब आपको इस फिगर से ये पता चल गया कि भैया 7, 8, 9, 10 ये तो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन वाले हैं। अगर इंफॉर्मेशन कम है तो उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे ओवरऑल इंफॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे? जिन के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की जो वैल्यू है, प्रिंसिपल कंपोनेंट की मैंने क्या कहा? वैल्यू, वही है आइगन वैल्यू। आई बात ध्यान में?
प्रिंसिपल कंपोनेंट की जो वैल्यू है वही आइगन वैल्यू है। क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं आइगन वैल्यू? हाँ, समझ में आ रही बात? अब मान लो आइगन वैल्यू 1 है, अभी की बात, आइगन वैल्यू 1 है तो कुछ चेंज होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। तो आइगन वैल्यू आपकी कहीं तो भी यहाँ पर यहाँ दिख जाएगी। हम्म, आपका जो वेरिएंस है अक्रॉस दिस प्लॉट वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो वो इतना नहीं है ना। मान लो आइगन वैल्यू आपकी 1.004 है, तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन इतना, जिसे बोलते हैं ना, महत्वपूर्ण न होने के कारण हम क्या करेंगे, इतने जो 10 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है, उन 10 प्रिंसिपल कंपोनेंट में से जिनकी आइगन वैल्यू सबसे कम है, व्हाट माय पॉइंट, सबसे कम है, ये हम लोग उसे डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, निग्लेक्ट कर देंगे। बचे कितने? 6। इसे हम लोग कहेंगे कि ये हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है जो कि हमारे इंटरेस्ट के हैं। अरे बात ध्यान में। तो हमारे पहले कितने डायमेंशंस थे? 10। पर अब हम कितने डायमेंशंस पर आ गए हैं? 6। हो गया डायमेंशनलिटी रिडक्शन। आ रही बात ध्यान में कि कैसे यहाँ डायमेंशनलिटी रिडक्शन हो रहा है? तो यहाँ पर इस डायग्राम से हमें ये पता चला कि यहाँ पहले कंपोनेंट में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है और लास्ट वाले कंपोनेंट में सबसे कम इंफॉर्मेशन है। तो बेसिकली जब हम लोग एक ज्योमेट्री के टर्म्स में बात करते हैं, ज्योमेट्रिकली ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, दिस प्रिंसिपल कंपोनेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन of the data that explain a maximum amount of variance. That is to say the lines that capture most information of the data. तो इस पर गौर करते हैं कि प्रिंसिपल कंपोनेंट हमें इस तरीके की एक डायरेक्शन देता है, direction of the data that explains that the maximum amount of variance is there across the line. across the line का मतलब, अब दूसरा डायग्राम हम लोग निकालेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने ये 2 डायमेंशनल प्लॉट लिया है। आपका यहाँ डेटा है, बहुत सारा डेटा है, ठीक है। This is the plot of a data. अब आपको निकालनी है यहाँ पर लाइन। ये है आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट, से फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट आपको ये बता रहा है, इससे ये जो जितने भी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, समझ में आ रही बात? अब इस थोड़े से इस कॉम्प्लिकेटेड फिगर को समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारे मैंने पॉइंट्स कवर कर लिए।
ये क्या है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस है। अब ये प्रिंसिपल कंपोनेंट आपको क्या बताता है पता है, कि ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं मतलब ये रेड डॉट्स, समझ में आई बात। ये जो लाइन है ये ऐसी लाइन होनी चाहिए कि जो रेड डॉट्स है उसमें जो वेरिएंस है वो ज्यादा होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट, समझ में आ रही बात। अब देखो अब हम लोग इतने पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है, इतने पोर्शन। अब सपोज मेरे पास ये बिंदु है, कितने सारे हैं, 10-12 है, ठीक है। अब मैं ऑर्थोगोनल, समझ में आ रहा है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कर रही हूँ, ऐसी लाइन है और उस पर मैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कर रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से किया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो मैंने 10 लाइन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन किया है इनमें डिफरेंस क्या है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, राइट। अब ज्यादा नहीं है, पर अगर मान लो कि ये ऐसे कुछ और पॉइंट्स है और मैं फिर से ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन करती हूँ, तो ये जो पॉइंट्स है और ये जो पॉइंट्स है इनमें वेरिएंस ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है, पर इसमें वेरिएंस कम है। आ रही बात ध्यान में, मतलब पास में है ना, वो पास में होने के कारण वेरिएंस इतना ज्यादा नहीं है, कम है। थोड़ा दूर होने के कारण वेरिएंस ज्यादा है, दूर होने के कारण डिफरेंस ज्यादा है। तो हमने अभी ये क्या देखा था कि अगर वेरिएंस ज्यादा है तो ज्यादा डिफरेंस है, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसी लाइन ढूंढेंगे, इसे हम कहेंगे पीसी, प्रिंसिपल कंपोनेंट। ऐसी लाइन ढूंढेंगे कि जहां ऐसी लाइन हो जहां पर पूरे डेटा पॉइंट्स हम लोग ऑर्थोगोनली प्लॉट करें और उनका वेरिएंस ज्यादा हो। यस, ऐसी लाइन, हमें ऐसी लाइन मिलनी चाहिए जिसका वेरिएंस ज्यादा हो, तो वही आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट है। मतलब ये मैंने इस एंगल से ध्यान में। तो 10 डायमेंशन है तो हमारे 10 प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक। अब कभी ना कभी ऐसा तो होगा ना कि भैया प्रिंसिपल कंपोनेंट में बहुत धीरे 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 करके आपने इस डायरेक्शन का भी ले लिया, इस डायरेक्शन का भी ले लिया, इसका भी ले लिया, इसके, तो यहाँ पर रिपीट हो रही है इंफॉर्मेशन कहीं तो भी, और जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो कम 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 करके, जैसे मैंने यहाँ 10 वाले कंपोनेंट्स बताया उस तरीके से हो रहा है। तो इस वजह से आपके जो सबसे आखिरी के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है वो सही में वेरिएंस जो आपका बचता है वो बहुत कम बचता है उसमें, और वेरिएंस कम बचने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट वो नहीं होते हैं, उसकी आइगन वैल्यूज भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो इस वजह से हम उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, और डिस्कार्ड करने के बाद जो डायमेंशन बचते हैं वो हमारे आफ्टर पीसी, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। आई बात ध्यान में। हम लोग अगर आपको एग्जैक्ट नहीं तो लार्जर द वेरिएंस बाय द लाइन, अगर वेरिएंस ज्यादा है तो लार्जर द डिस्पर्शन, डिस्पर्शन आपका ज्यादा है। डिस्पर्शन मतलब स्कैटर्ड बहुत ज्यादा है, मतलब एक बिंदु दूसरे बिंदु से काफी दूर है, ज्यादा डिस्पर्शन है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। आदि बदन में larger the dispersion then larger the information, larger the variance larger the dispersion, larger the dispersion larger the information। अब हमें वही चाहिए ना कि ऐसा प्रिंसिपल कंपोनेंट चाहिए जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया उसके बाद में हम दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट ढूंढेंगे, तीसरा ढूंढेंगे, चौथा ढूंढेंगे, इस तरीके से हमें उसको 10 इसमें ढूंढना है। तो आइगन वेक्टर आपको डायरेक्शन बता रहा है, किसका डायरेक्शन, प्रिंसिपल कंपोनेंट का डायरेक्शन। और आइगन वैल्यू क्या बता रहा है, आइगन वैल्यू आपको बता रहा है
कि कितना अमाउंट ऑफ वेरिएंस है। अब आपकी आइगन वैल्यू, जैसे कि अब मैट्रिक्स याद करो 6 ब्रैकेट में 1 4, मैक्सिमम अगर ज्यादा आइगन वैल्यू है तो क्या है, क्या है वेरिएंस आपका, क्या है मोर, वेरिएंस मोर। आ रही बात ध्यान में, वेरिएंस आपका ज्यादा है। देखो कैसे इंटर रिलेटेड है, आइगन वैल्यू आपका वेरिएंस बताता है, आइगन वैल्यू ज्यादा है, वेरिएंस ज्यादा है। अब वेरिएंस अगर ज्यादा हो गया तो यहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ वेरिएंस ज्यादा है तो देखो लार्जर द वेरिएंस हायर द डिस्पर्शन, हायर द डिस्पर्शन मोर द इंफॉर्मेशन। समझ में आ रही बात? यहाँ पर देखो मैं फिर से इसमें लिख रही हूँ, आइगन वैल्यू आपकी ज्यादा है तो आपका वेरिएंस ज्यादा है, ठीक है। वेरिएंस ज्यादा है तो डिस्पर्शन, हाँ, और इंफॉर्मेशन भी ज्यादा है, ठीक है। तो समझ में आया कि आइगन वैल्यू का क्या महत्व है। अब आइगन वैल्यू लेस है तो क्या है, लेस आइगन वैल्यू तो लेस इंफॉर्मेशन, लेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अब लेस इंफॉर्मेशन है तो हम क्या करेंगे, ऐसी आइगन वैल्यूज को और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को निग्लेक्ट कर, डिस्कार्ड कर दे। समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट? लास्ट स्टेप फीचर वेक्टर, स्टेप 5 बोलेंगे इसे, लास्ट बट 1। तो फीचर वेक्टर क्या है, फीचर वेक्टर का मतलब ये है कि डायमेंशन का वेक्टर, पर ऐसे फीचर्स जो कि सही में आपको जरूरी है। जैसे अभी प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारे 10 है, 10 डायमेंशन के 10 प्रिंसिपल कंपोनेंट है, पर हमारे काम के 6 ही है, 4 को हमने निगलेक्ट कर दिया। तो ये जो 6 बचे हुए हैं उसे हम लोग कहेंगे फीचर वेक्टर। तो फीचर वेक्टर में हम क्या रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे आइगन वेक्टर्स जो कि हमें सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन देते हैं और जिनकी आइगन वैल्यू ज्यादा है, और जिनकी आइगन वैल्यू कम है मतलब लेस वेरिएंस है तो हम ऐसे कंपोनेंट्स को डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसी को हम कहेंगे फीचर वेक्टर। अब स्टेप 3 में जो रिकास्टिंग प्रोसीजर है उसको समझ लेते हैं। फीचर वेक्टर समझ में आ गया, वेरी इजी। अब फीचर वेक्टर्स हमारे पास है, अब उसे हमें रीओरिएंट करना है या रिकास्ट करना है। तो रिकास्ट करना मतलब ये है कि हम उस फीचर वेक्टर को रीओरिएंट करते हैं। रीओरिएंट करेंगे और कहां पर करेंगे, जहां पर प्रिंसिपल कंपोनेंट के ओरिजिनल एक्सेस है, ओरिजिनल एक्सेस। तो उसमें एक चीज होती है व्यूज की, आपके व्यूज कौन कौन से होने चाहिए। तो से फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर रही हूँ और आपके पास ये सारे डेटा है, ये लाइन है, ठीक है। अगर मैं इसे इस एंगल से देखती हूँ, तो ये जो भी लाइन है, अब देखो यहाँ पर आपका ये बन गए, ये आपके ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस बन गए। तो इस व्यू से देखने के बाद में, मतलब ऊपर से देखने के बाद में, ये सेम लाइन आपको इस तरीके से दिखेगी। रिकास्ट कर दिया हमने, ये बिंदु यहां पर है, पर इस व्यू से देखने के बाद में ये ऐसे दिखेगा, ये इस लाइन पर दिखेगा। रिकास्ट कर, तो हमने यहाँ पर एनालिसिस किया उसका, दैट इज व्हाट एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट का हमने निकाला और साथ ही में हमने उसको रिकास्टिंग करके एनालाइज भी किया। तो इसीलिए उसे बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस।